Hi friends, this is Ejaz Shah. Welcome to our channel Cyber Tech. Friends, इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान क्या हैं, या फिर आने वाले दौर में यानी मुस्तकबिल में क्रिप्टो करेंसी के क्या असरात इस दुनिया पर पड़ने वाले हैं और क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं। एंड तक जुड़े रहिएगा, आखिर तक हमारी वीडियो देखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा दौर डिजिटल करेंसीज का दौर है। डिजिटल करेंसी के बारे में मुझसे बहुत सारे सवाल हुए, बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि ये बताएं कि डिजिटल करेंसी क्या है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसके ज़रिए हम दोस्तों को बताएं कि डिजिटल करेंसी क्या है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि आखिर करेंसी क्या है। जब हम करेंसी को समझेंगे तभी हम क्रिप्टो करेंसी को समझ पाएंगे या उसकी अहमियत और अफादियत को समझ पाएंगे। तो करेंसी हर वो चीज़ हो सकती है जिसकी कोई कीमत हुकूमत या रियासत तय करे और वो चीज़ देकर हम कोई भी चीज़ खरीदने के काबिल हो जाएं। लेकिन आप जानते ही होंगे कि पिछले दौर में यानी तारीख में चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। मिसाल के तौर पे मेरे पास सेब हैं और किसी और के पास गंदुम है। मेरी ज़रूरत में गंदुम आ रही है और उसकी ज़रूरत में सेब आ रहे हैं। तो गंदुम की एक ख़ास मिकदार और सेब की एक ख़ास मिकदार यानी वज़न अगर तोले जाएं तो वो हो जाए कि दोनों की कीमत बराबर हो जाए, तो उतने में सेब उसको दूंगा और वो मुझे उतनी ही गंदुम देगा। तो ये एक तरीका था कि जिसके ज़रिए ट्रेडिंग की जाती थी। आज के दौर में हम पेपर करेंसी इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले आपको सुनकर हैरानगी होगी कि दुनिया में एक वो भी दौर रहा है जब इवन कौड़ियों को करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया गया। कौड़ियां भी करेंसी के तौर पे लेन देन के लिए इस्तेमाल होती रहीं। उसके बाद एक वो दौर आता है जब हार्ड करेंसी जिसे हम कहते हैं यानी सोना या फिर चांदी, उसकी अशरफियां बनाकर एक खास वजन की एक खास कीमत तय की जाए और अशरफियां लेन देन के लिए इस्तेमाल हों। दौर आगे बढ़ता गया, लोगों की मजबूरियां हुई। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो इंसानों ने ज़रूरत महसूस की। अब सोचना ये होगा कि ज़रूरत कैसे महसूस की। ज़रूरत यूं कि अशरफियां उठाना, क्योंकि उनका एक वज़न होता है और उनकी ट्रांसपोर्टेशन ये एक मुश्किल काम होता है। इसलिए इंसान ने ज़रूरत महसूस की कि कुछ हल्का फुल्का हो जिसके ज़रिए हम ट्रेड कर पाएँ। तो हल ये निकला कि लोगों ने अपनी मिल्कियत, किसी ने गंदुम उगाई, किसी ने सेब उगाए, किसी ने फिश जमा की, किसी ने कुछ जो भी किया, लेकिन वो एक जगह पर रखी और वहाँ से रिसिप्ट्स यानी रसीदें ले ली। जितनी भी कीमत की गंदुम मैंने मिसाल के तौर पे कहीं पर रखी, वहां से मैंने एक खास तादाद में रसीदें ले ली और वो रसीदें मैं खरीदो फरोख्त के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर रहा हूं। ये तरीका जो है, ये मार्को पोलो जब चाइना फर्स्ट टाइम पहुंचा तो उसने वहां पर देखा कि कुछ रसीदों के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही है, जिसका जिक्र उसने अपनी किताब में भी किया है। लेकिन तारीख की कुछ किताबों से हमें यह भी पता चलता है कि चाइना से भी पहले, चलो मार्को पोलो ने तो बाद में देखा, लेकिन अब इस दौर में हमें पता चलता है कि जापान चाइना से भी पहले ही यह तरीका इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल आगे चलते हैं, दौर आगे बढ़ता है।
अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, मतलब यूरोप, ये वो ममालिक थे जहां पर सबसे पहले रियासती तौर पर बैंक्स का निज़ाम लाया गया, जहां पर जो है वो रियासती तौर पर रसीदें जो है वो शाया की गई और लोगों को दी गई उनकी मिल्कियत के बदले में। अब वो मिल्कियत क्या होती थी, दौर चेंज हो चुका था। वो वहाँ पर बैंक्स में गंदम या गना या फिर फिशेस या ये ऐसी चीज़ें तो नहीं रखते थे, लेकिन वहाँ पर सोना या फिर चांदी या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो रखते थे और उनके बदले में उनको रिसिप्ट्स मिल जाती थी, जिनके बदले वो खरीदो फरोख्त कर सकते थे। ये तरीका हमें पता चलता है कि थोड़ा ये समझना मेरे ख्याल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार कौड़ियों से शुरू होकर या फिर चीज़ों के बदले चीज़ों की लेन देन से शुरू होकर बात पेपर करेंसी तक पहुंची कैसे। पेपर करेंसी तक भाई यूं पहुंची कि इंसान को अपनी सहूलत चाहिए, आसानी चाहिए, और इस आसानी को ढूंढते ढूंढते हम पेपर करेंसी तक पहुंच गए। लेकिन पेपर करेंसी के कुछ अपने मसाइल भी हैं, उसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे फ़ायदे हैं तो हर चीज़ का कोई नुकसान भी होता है। इसी तरह पेपर करेंसी का नुकसान ये है कि इसको रियासत कंट्रोल करती है। सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री वो इसको कंट्रोल करते हैं। उनकी कीमत का उतार चढ़ाव जो है वो रियासतों पर या उनके मफादात पर, दो मुल्कों के जो ताल्लुकात हैं उन पर भी डिपेंड करता है। और पेपर करेंसी का नुकसान ये है कि वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती। पेपर करेंसी क्योंकि उसका नाम ही पेपर या फिएट भी कहते हैं उसको इंग्लिश में, वो लॉन्ग लाइफ नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है वक्त के साथ, गल सड़ जाती है। पानी से भी बचाना होता है और दीगर चीज़ों से भी। तो एक ये नुकसान। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो कि इंटरनेशनली जिसको रिकग्नाइज किया जाता है एज ए नुकसान, वो ये कि पेपर करेंसी डिपेंड करती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी पर, क्योंकि उस किसी भी करेंसी का ताल्लुक बेसिकली किसी भी मुल्क से होता है। कोई भी करेंसी, मिसाल के तौर पे अमेरिका की करेंसी है डॉलर, उसको हम इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर भी देखते हैं, लेकिन उसका जो ताल्लुक है बुनियादी तौर पर वो उस मुल्क पर ज़रूर है जिसकी वो एक्चुअल करेंसी है। जैसे अमेरिका की डॉलर, ठीक है, पाउंड हो गया यूके का, रुपया हो गया पाकिस्तान का, यन हो गया जापान का। इस तरह अगर इन ममालिक की जो इकॉनमीज हैं वो डाउन होती हैं, मतलब तरक्की नहीं करती, या उनका जो रेशियो है तरक्की का वो कम हो जाता है, तो करेंसी की कीमत भी कम हो जाती है, उनकी वैल्यू भी कम हो जाती है। अब मैंने क्या कसूर किया है कि जब मेरी कमाई हुई दौलत मैंने अपने घर या बैंक में रखी हुई हो और मुल्क अगर तरक्की नहीं कर रहा तो मेरी दौलत की भी वैल्यू रखे रखे कम हो जाए। अब ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब उसका नतीजा या उसका हल हमने क्या निकाला? उसका हल एक प्लास्टिक करेंसी की सूरत में भी हमारे सामने आया, जैसे डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड वगैरह हो गए। अब ये जब आए तो ये भी एक तरीका था कि हम अपनी करेंसी को सेव रखें एक जगह पर, चोरी होने से भी बचाएं या उसको ख़राब होने से भी बचाएं, और ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ तक कोई भी खरीदो फरोख्त हम उनके ज़रिए कर पाएं। ये एक तरीका था। अब दुनिया उससे भी आगे निकल आई जिसको हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के नाम से जानने लगे हैं। ये दौर, हम इस दौर को तो कह रहे हैं डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी का दौर, लेकिन तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो 2008-2009 से बिटकॉइन के नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च हुई, जिसने करेंसी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अब वो इनकलाब उस दौर में तो लोगों को कम समझ में आ रहा था 2008 या 2009 में, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जैसे किसी भी तरक्की को लोग शुरुआत में एक्सेप्ट या कबूल नहीं करते, आगे चलकर वो चीज़ खुद को मनवा ज़रूर लेती है। तो बिटकॉइन ने भी आगे चलकर 2011, 12, 13 के दौर में खुद को मनवा लिया और अपनी एक इंतहाई मुस्तहकम कीमत दुनिया के सामने वो ले आई। और उसको आज अगर देखें तो वो और भी मुस्तहकम होकर वो कोई 20-22 हज़ार डॉलर तक जा पहुंची है।
तो दोस्तों इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, दूसरा पार्ट ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट और फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।